ज़बान की दर्सियात में अदब को शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज़बान की टीचिंग की बात करूं तो उसमें लिटरेचर को क्यों शामिल करना चाहिए। क्या ये तलबा पर निसाब का बोझ कम करने में माविन होता है? जी नहीं दोस्तों, आप ज़बान की दर्सियात में अगर लिटरेचर डाल देंगे तो इससे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि निसाब का बोझ कम हो जाए, इसलिए ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है कि ये नए अल्फाज को सीखने में तलबा के लिए माविन होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोजिश का ज़रिया बनते हैं, या फिर ज़बान की दर्सियात में अदब को शामिल करने से तलबा को तनकीदी गौर व फिक्र हासिल होती है। जी हाँ दोस्तों, यही वाला ऑप्शन सही है। जब हम लोग ज़बान की दर्सियात में अदब को शामिल करेंगे तो इससे तलबा गौर व फिक्र करेंगे अदब को पढ़ के, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये कि एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर, बच्चे की पहली ज़बान क्या होती है? उसकी मादरी ज़बान होती है। तो बच्चा मादरी ज़बान को क्या करता है? क्या हासिल करता है, तक़वियत पहुंचाता है, सीखता है, या फिर नकल करता है? दोस्तों, बच्चा मादरी ज़बान को अपने माँ बाप का अनुकरण करके, नकल करके सीखता है। तो एक बच्चा पहली ज़बान कुदरती तौर पर नकल करके सीखता है। अगला सवाल यह है कि दर्ज झेल में किसका शुमार वसूल करने की महारत में? दोस्तों, लैंग्वेज स्किल अगर आप लोगों ने मेरा पढ़ाया हुआ लेसन पढ़ा होगा तो इसका आंसर पा गए होंगे। दोस्तों, जो लैंग्वेज स्किल है उसको दो भागों में बांटा गया है। भाषाई कौशल का वर्गीकरण दो रूप में किया गया है। एक जो है वो वसूल करने की महारत, और जो दूसरा है वो तख्लीकी महारत। वसूल करने की महारत क्या होती है? अगर मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप मेरे ज़रिए बोले गए अल्फाज को सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन का वसूल कर रहे हैं। और इसी तरह आप कहीं से भी कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उससे भी जानकारी को वसूल कर रहे हैं। तो आपका जो सुनना और पढ़ना होगा वो वसूल करने वाली महारत हो जाएगी। जबकि मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? तख्लीक कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ जैसे कि आवाज़ को मैं पैदा कर रहा हूँ, तो बोलना आपका तख्लीकी महारत हो जाएगा। इसी तरह लिखना, अल्फाज की भी तख्लीक हो गई, लिख मैं रहा हूँ तो ये भी तख्लीकी महारत हो गई। तो वसूल करने की महारत आपकी सुनना और पढ़ना, और लिखना और बोलना जो होगी आपकी तख्लीकी महारत हो जाएगी। वो क्वेश्चन भी पूछा गया है, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कहा जा रहा है कि उस्ताद सिफत की तारीफ तलबा से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है। इस तरीके कार को कहते हैं। दोस्तों, इस तरीके कार को हम लोग कहते हैं कुल तबाई रद्द अमल तरीक़ेकार। इसको अंग्रेज़ी में TPP यानी कि टोटल साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप लैंग्वेज की क्लास में बच्चों को लिखने की शुरुआत करें, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या तलबा से मुख्तलिफ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहना चाहिए, या फिर तलबा से खुशखत लिखने के लिए कहना चाहिए, या फिर मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने के लिए और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहना चाहिए, या फिर तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए इक़्तिबास को नकल करने के लिए कहना चाहिए? तो चौथा वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। खुशखत लिखना इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपका जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी हो जाएगी, आपका लेखन कौशल। जी नहीं दोस्तों, ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत के लिए टीचर को चाहिए कि मौजू के बारे में जो टॉपिक उसको लिखवाना है, पहले बच्चों से कहे कि उसके बारे में आप लोग गौर व फिक्र करो, और उससे रिलेटेड जो नए आइडियाज़ हैं उसको आप लोग इकट्ठा करो अपने माइंड में। तो मेरे लिहाज से और सीटेट के लिहाज से भी यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यानी कि लिखने की शुरुआत करने से पहले हमें पहले मौजू से रिलेटेड तलबा से गौर व फिक्र करने के लिए और नए ख्याल। अगला सवाल ये है कि जांच का तरीक़ाकार क्या है? ये भी सीटेट सन 2013 में पूछा गया कि जांच का जो तरीक़ाकार है वो क्या है? क्या सवालों के लिहाज से नंबरों की तकसीम है? जी नहीं। क्या तलबा की सलाहियतों का आम तअस्सुर है, या फिर नंबर हासिल करने वाली कुंजी है, या फिर जांच के उसूल हैं? तो दोस्तों, जांच का जो तरीक़ाकार है वो तलबा की सलाहियतों का आम तअस्सुर है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि मुताले के दौरान महारतों का यकजा होना, यानी कि अगर हम
पढ़ रहे हैं और उसी के दौरान हमारे अंदर महारतें जो इकट्ठा हो रही हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको तफहीम कहा जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी है, लगभग 90 से 100 सवालात हैं, ठीक है, 87 स्लाइड हैं। अब कुछ स्लाइड पे 2-3 सवाल भी हैं, तो इसलिए मैं अंदाज़ा लगा लेता हूं कि 100 सवाल लगभग होंगे। तो वीडियो बड़ी है, आप लोग इसको आराम से देखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, बस आपके 15 नंबर के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आपका 15 में से 15 सवाल सही हो गया, मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे ही आप सीटेट दे के आओ, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना कमेंट के माध्यम से या फिर किसी के भी ज़रिए कि आपके कितने सवालात सही हुए। सीटेट की समाप्ति पर 2 से 3 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह आप लोगों को आंसर की इसी चैनल के ज़रिए से अवेलेबल करा दी जाएगी। अगला सवाल कह रहा है कि जांच तालिब इल्म को देती है, हम बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं इससे तालिब इल्मों को क्या मिलता है? क्या पढ़ाई में मेहनत करने की तरगीब मिलती है, खाने पीने की सलाह मिलती है, तकरीर करने की सलाहियत, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों तो जब हम लोग बच्चों की जांच करते हैं तो बच्चे जब अपना मूल्यांकन कर लेते हैं, जब हम बच्चों का मूल्यांकन करके रिजल्ट उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कि तुम इस क्षेत्र में अच्छे हो, इस क्षेत्र में अच्छे नहीं हो, तो बच्चों में पढ़ाई में मेहनत करने के लिए क्या मिलता है, जज्बा और तरगीब मिलती है। तो यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की जांच के जरिए उस्ताद को पता चलता है, क्या पता चलता है जब मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो टीचर को क्या पता चलता है, तालिब इल्म के ज़हनी रुझान का, या फिर तालिब इल्म के समाजी रुझान का, या फिर तालिब इल्म की सोच का, या फिर तालिब इल्म ने कितना पढ़ाया और कितना सीखा। तो दोस्तों तालिब इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा इसका पता टीचर लगा लेता है जांच के ज़रिए। तो डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि तदरीस का माकूल गर क्या है? दोस्तों तदरीस का माकूल गर यानी कि तदरीस को आसान बनाने वाला जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन है आसान से मुश्किल की तरफ चलें, दूसरा ऑप्शन है कि तलबा को उनके हाल पर छोड़ दें, तीसरा है सबक की मुश्किलात से आगाह करें, चौथा है कि मंतकी अंदाज अख्तियार करें। तो तदरीस का जो माकूल गुर है वो क्या है? माकूल जो गुर है वो यही है कि आसान से मुश्किल की तरफ चलें। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि उर्दू ज़बान तलबा को किस तरह पढ़ाई जाए? आपको उर्दू ज़बान अगर बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे? क्या उसे पहले फ़ारसी पढ़ाएंगे? जी नहीं दोस्तों, हिंदी पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको उर्दू ज़बान बच्चों को पढ़ानी है तो पहले उर्दू के हरूफ तहजी यानी कि अल्फ़ाबेट की शनाख्त कराइए, तभी बच्चे उर्दू ज़बान पढ़ सकते हैं। अगला सवाल ये है कि जाँच के ज़रिए तालिब इल्म को पता चलता है, जब बच्चों की जांच की जाती है तो उनसे बच्चों को क्या पता चलता है? क्या अपनी कमियों को बच्चे जान लेते हैं, या फिर तालिब इल्म दर्जा में पढ़ाई में मुकाबला करता है, या फिर तालिब इल्म अपने में सुधार लाने की कोशिश करता है, या फिर ऊपर की सभी बातों को जान लेता है? तो जब हम बच्चों की जांच करते हैं तो बच्चा अपने कमियों को भी जान लेता है और ज़्यादा मेहनत करने लगता है, ठीक है, और साथ ही साथ अपने में सुधार लाने की कोशिश करता है। तो ऊपर के सभी यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुल्क यानी कि राष्ट्र निर्माता, मुल्क को बनाने वाला किसे कहते हैं? तो टीचर को कहा जाता है, उस्ताद को कहा जाता है राष्ट्र निर्माता। अगला सवाल ये है कि तरीक़े तदरीस को दिलचस्प, पुरलुत्फ़ और मुअस्सिर बनाने के लिए कौन से उसूल कारगर हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टीचिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली बनाएं तो आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, कौन सा शिक्षण सूत्र इस्तेमाल करेंगे? क्या वो नामालूम से मालूम की तरफ कदम बढ़ाना है? जी नहीं दोस्तों, जो शिक्षण सूत्र होता है वो मालूम से नामालूम होता है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आसान से मुश्किल की तरफ कदम बढ़ाएंगे या फिर गैर महसूस से महसूस की ओर, तो इसको भी उल्टा कर दिया। अगर महसूस से गैर महसूस होता तो ये हमारा सही हो सकता था, उल्टा कर दिया इसलिए गलत है। जुज़ से कुल की ओर, ये भी गलत है। अगर हम चाहते हैं कि तरीक़े तदरीस को दिलचस्प, पुरलुत्फ़ और मुअस्सिर बनाएं तो हमें आसान से मुश्किल की तरफ यानी कि सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कम्प्लेक्स जो मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग है, जो शिक्षण सूत्र है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगला सवाल है कि तालीम का बुनियादी मकसद है।
तालीम का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, क्या रोज़गार के मौके मैसर कराना, या फिर सिर्फ पढ़ना और लिखना, या फिर फ़र्द की सीरत व किरदार की तश्कील व तामीर के साथ साथ उसकी तख्लीकी और तामीरी क़ुव्वतों को उजागर करना। तो दोस्तों तालीम का बुनियादी मकसद यही है कि किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को, उसके व्यक्तित्व को निर्माण करें और उसकी जो तख्लीकी और तामीरी क़ुव्वत हैं उनको हम लोग उभारें। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि इब्तिदाई दर्जे में पढ़ने और लिखने सिखाने का बुनियादी मकसद है। क्या होता है पढ़ना और लिखना सिखाने का मेन एम इब्तिदाई दर्जात में? क्या तलबा शेर व अदब के हुस्न कबीह में तमीज़ कर सके? तो दोस्तों इब्तिदाई दर्जात के तलबा हैं इतने टैलेंटेड और इतने मानसिक लेवल पे नहीं होते कि वो शेर व अदब के हुस्न कबीह में अंतर कर सकें, मुसन्निफ़ के नुक्ते नज़र से इख्तिलाफ या इत्तेफाक कर सकें। वो इख्तिलाफ और इत्तेफाक भी करने के योग्य नहीं होते मुसन्निफ़ के नुक्ते नज़र से। तकरीर व तहरीर की बुनियादी महारतों पर कुदरत हासिल कर सके। जी हाँ दोस्तों, यही रीज़न होता है इब्तिदाई दर्जात में पढ़ने और लिखने सिखाने का कि जो बच्चे हैं वो तहरीर व तकरीर की जो बुनियादी महारतें हैं जैसे सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, इस पर कुदरत हासिल कर लें। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह कि बच्चों के ज़हनी इर्तिका में कौन सा उन्सुर एक फ़ाल किरदार अदा करता है? तो दोस्तों मानव व्यक्तित्व के लिए विरासत और माहौल यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल कि जदीद तालीमी तकाज़े के मुताबिक इब्तिदाई दर्जात में ज़बान के निसाब की तदवीन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट्री लेवल में आजकल जो मॉडर्न युग है इसके मुताबिक अगर हम लोग देखें तो इब्तिदाई दर्जात में ज़बान के निसाब में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या वो निसाब की तदवीन बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक हो ये, या फिर निसाब में लिसानी और तसव्वुराती दोनों तरह के मवाद शामिल किए जाएं ये, या फिर निसाब समाजी ज़िंदगी से नामियाती तौर पर मुतल्लिक़ होना चाहिए, या फिर मज़कूरा बाला तीनों? दोस्तों मॉडर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग सिलेबस बनाएं वो बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो और उसमें कंट्री और एब्स्ट्रैक्ट दोनों मवाद शामिल हो, दोनों चीज़ें यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी चीज़ें उसमें शामिल हों, और साथ ही साथ समाजी ज़िंदगी से जो निसाब है वो रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे मज़कूरा वाला तीनों जो है डी वाला ऑप्शन वो सही जवाब हो जाएगा। वीडियो बड़ी है, पढ़ते पढ़ते समझो प्यास लग गई है। अगला सवाल ये है कि बच्चे की तालीम का बेहतरीन ज़रिया करार दिया जा सकता है। बच्चे को अगर आप तालीम दे रहे हैं तो किसके ज़रिया देंगे? क्या वो इलाकाई ज़बान होगा, या फिर मादरी ज़बान, गैर मुल्की ज़बान, या फिर क्लास की ज़बान? तो मादरी ज़बान में बच्चे को तालीम देनी चाहिए, इससे बच्चे में फितरीपन पैदा होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल ये है कि प्राइमरी दर्जात में ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद है। क्या होता है? एलिमेंट्री लेवल पे मेन एम लैंग्वेज की टीचिंग का। क्या बच्चों के अंदर ज़बान के अमली पहलू यानी कि बोलने और लिखने और इदराकी पहलू पढ़ने और सीखने की सलाहियत को बयान पहुंचाना होता है, या फिर बच्चों के अंदर मंतकी और इस्तिदलाली गौर व फिक्र की सलाहियत को नशोनुमा देना होता है, या फिर बच्चों के अंदर छिपे तख्लीकी महारत को परवान चढ़ाना, या फिर ज़बान की इब्तिदा, नशोनुमा और तरक्की के मुख्तलिफ मदारिस से बच्चों को वाकिफ़ कराना। तो अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो ज़बान हम लोग इसीलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे के अंदर जो ज़बान का जो अमली पहलू यानी कि बोलना और लिखना और जो इदराकी पहलू है पढ़ना और सीखना, उसमें उसको सलाहियत हो जाए। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि मिंदरजा झेल में से कौन सा कौल सीखने के अमल से मुताल्लिक नहीं है? पहला है सीखना एक नागुरेज और मुसलसल अमल है, यानी कि जो सीखना है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल अधिगम से संबंधित ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है सीखना किसी मकसद के ताबे होता है,
तीसरा जो है कि सीखना ज़हनी तरक्की और इंसानी शख्सियत की तश्कील व तामीर का मुअस्सिर ज़रिया है। जी हाँ दोस्तों, सीखने से हमारी जो शख्सियत है वो निखरती है। चौथा ऑप्शन है कि तालीमी इदारे में ही सिर्फ सीखने का अमल हासिल किया जा सकता है। ये जो कथन है सीखने से मुताल्लिक बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में ही सीखें, आप कहीं पे भी किसी भी तरह से सीख सकते हैं, बाज़ार में चलते हुए भी सीख सकते हैं। तो सीखने से मुताल्लिक जो कौल यहाँ पे सही नहीं है वो डी वाला कौल है। अगला सवाल यह कि अपनी जमात में तालीमी तौर पर पिछड़े हुए तालिब इल्म के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए। अपनी जमात में कोई भी बच्चा जो है वो पिछड़ा बालक है तो आपका जो बिहेवियर उसके साथ होना चाहिए कैसा होना चाहिए। क्या उसको पिछली जमात में यानी कि अगर 5 में तो 4 में दाखिल कर देंगे या फिर उसे स्कूल से निकाल देंगे, ऐसा तो आप कर नहीं सकते, ना ही उसको पिछली जमात में भेज सकते हैं। आपको करना क्या होगा, अगर कोई भी बच्चा तालीमी तौर पर पिछड़ा हुआ है तो आप मसले का तदरीसी हल सोचेंगे। आप एक टीचर हैं, पीछे नहीं भाग सकते, उसका कोई ना कोई हल सोचिए। और वो भी तो आपका ही स्टूडेंट है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको भी पढ़ाएं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि अगर आप खुद ही जमात में देर से आए तो क्या करेंगे। आप लेट हो गए, जमात में देर से पहुँचे, आप क्या करेंगे, तलबा से माफ़ी मांगेंगे, इस मौजू पर बात ही नहीं करेंगे, या फिर देर से आने का सबब बयान करेंगे, या फिर उसकी तलाफ़ी दूसरे घंटे में करेंगे। दूसरे घंटे में तो आप तलाफ़ी कर नहीं सकते, दूसरे घंटे में किसी और सब्जेक्ट का टाइम होगा, कोई और टीचर रहेगा, तो ऐसा आप करेंगे नहीं। तलबा से आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप बड़े हैं। आप क्या करेंगे, देर से आने का सबब भी नहीं बताएंगे। अगर देर से आने का सबब बताएंगे तो आप तो ऑलरेडी लेट हैं और लेट हो जाएंगे, सबब बताने में टाइम और वेस्ट होगा। आप सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे, इस मौजू पर कोई भी बात नहीं करेंगे कि आप लेट हो गए, लेट हुए तो क्यों हुए। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि तलबा को तख्लीकी गौर व फिक्र के नशोनुमा के लिए मुदर्रिस को जमात में क्या करना चाहिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की जो सृजनात्मकता है वो बढ़े तो आपको एज ए टीचर क्लासरूम में क्या करना चाहिए। क्या बिल्कुल खुलेपन का माहौल पैदा करना चाहिए, या फिर तलबा को पूरी तरह नज़्म व ज़ब्त में रखें यानी कि अनुशासन में रखना चाहिए, या फिर रवायतों से दूर न होने दें, या फिर तलबा की वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई करें। दोस्तों, तलबा को तख्लीकी गौर व फिक्र की नशोनुमा के लिए उनको हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल खुलेपन का माहौल देना चाहिए। जब खुलेपन का माहौल रहेगा तभी उनकी तख्लीकियत यानी कि सृजनात्मकता में बढ़ावा होगा। अगला सवाल ये है कि अगर कोई तालिब इल्म जमात में आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप क्या करेंगे। अब देखो, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, हर सिचुएशन से आपको यहाँ पे आगाह होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप क्या करेंगे। क्या आप सदर मुशर्रिफ से सिफारिश करेंगे कि उसका इखराज कर दे, नहीं, उसका आप खारजा नहीं करवा सकते। क्या उसे सज़ा देंगे, नहीं भाई। सीटेट में अगर आपने किसी बच्चे को सज़ा दे दिया तो वो क्वेश्चन समझिए गलत है। सीटेट कभी भी बच्चों की गलती नहीं मानेगा। बच्चा मर्डर भी कर दे तो भाई उसकी गलती नहीं है, ठीक है। वजूहात मालूम करके हल निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है तो पहले तो आप वजह तलाश करेंगे, बच्चा आखिर मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है, वजह तलाश करके उसका हल निकालेंगे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये कि आपकी राय में तदरीसी अमल में क्या होना चाहिए। तदरीसी अमल में क्या होना चाहिए, क्या असातिज़ा की हैसियत मरकज़ी होनी चाहिए, या फिर कौम की हैसियत मरकज़ी होनी चाहिए, या फिर तलबा की हैसियत। तो आजकल अगर मैं बात करूं तो हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो हमारी राय में, आपकी भी राय में जो तदरीसी अमल होना चाहिए वो तलबा की हैसियत उसमें मरकज़ी हो, यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन सही।